ही उसमें प्रयुक्त व्याकरण का ज्ञान बच्चों को कराता है तो यह शिक्षण विधि कहलाती है। भाषा संसर्ग विधि, निगमन विधि, आगमन विधि और खंडान्वय विधि। तो साथियों इसको क्या कहा जाएगा कि पाठ पढ़ाते पढ़ाते क्या पढ़ा दी, व्याकरण भी साथ साथ में पढ़ा दी जो पाठ में आया है। तो साथियों यहाँ पर इसको कहा जाता है आपके इस प्रश्न में प्रथम विकल्प जो है भाषा संसर्ग विधि। तो प्रथम विकल्प सही है। भाषा संसर्ग विधि में क्या करते हैं, पाठ पढ़ाते पढ़ाते ही व्याकरण का ज्ञान भी दे दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 देखेंगे मित्रों। मानव भाषा की विशेषता नहीं है सृजनात्मकता, विस्थापन, मनमानापन और साम्यता। तो साथियों देखिए राइट आंसर बताना है प्रश्न नंबर 17 में, और इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा साम्यता। अब आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से देखिए, मानव भाषा की विशेषता नहीं है तो देखिए साम्यता का मतलब क्या होता है, समानता। क्या सभी लोग एक जैसी भाषा बोलते हैं, सभी लोगों की जो भाषा है उनमें पूर्ण रूप से समानता पाई जाती है, नहीं पाई जाती है साथियों। इसलिए चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 17 में। अगला प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18वां क्वेश्चन है, प्रिंट अथवा लिखित भाषिक परिवेश भाषा सीखने में सहायक नहीं है, समय और ऊर्जा की बचत है, भाषा सीखने में सहायक है और बच्चों का मनोरंजन करता है। तो मित्रों प्रिंट अथवा लिखित भाषिक परिवेश जो होता है, बताइए राइट आंसर इसका। देखिए आपके मन में आ रहा होगा कि इसका दूसरा विकल्प सही है, इसका तीसरा विकल्प सही है, पहला तो नहीं आ रहा होगा, चौथा भी शायद आपके दिमाग में नहीं आ रहा होगा। लेकिन मित्रों प्रिंट अथवा लिखित भाषिक परिवेश जो होता है वो भाषा सीखने में सहायक होता है, तो इसलिए आपका तीसरा विकल्प सही है। हो सकता है आपके मन में दूसरा विकल्प आया हो, लेकिन साथियों प्रथम चॉइस यहाँ पर तीसरा विकल्प रहेगी क्योंकि ये ज़्यादा बेटर है विकल्प नंबर 2 से। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, ये 18वां क्वेश्चन है, इसमें तो तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न 19 देखेंगे मित्रों। अर्थग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है व्याकरण की शिक्षा, समाचार वाचन, मौन वाचन और सस्वर वाचन। तो राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 19 में। ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना है, पूरा ध्यान यहीं पर रखना है साथियों। प्रश्न नंबर 19 में आपका सही आंसर है मौन वाचन, तीसरा विकल्प। अर्थग्रहण में कुशलता लाने के लिए मौन वाचन अधिक उपयोगी होता है। प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं मित्रों। 20वां क्वेश्चन है, नतमस्तक में कौन सा समास है, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और तत्पुरुष। तो साथियों ये क्वेश्चन रीड भर्ती में आया हुआ है और इसमें है कर्मधारय समास। हालांकि इसमें जो तीसरा विकल्प है वो बहुब्रीहि विकल्प में था, लेकिन मैंने उसको चेंज कर दिया है साथियों। तो जो नतमस्तक शब्द है इसमें कर्मधारय समास है, प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न 20 में। और इसमें बहुब्रीहि समास भी है साथियों, तो वो भी आ जाए इसकी जगह तो वो भी सही रहेगा। दोनों आ जाए तो दोनों में से कोई सा भी आप कर सकते हो। प्रश्न 21 देखेंगे। 21वां क्वेश्चन है, मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूं कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। सही बात है, बहुत अच्छी बात है। समझो इस वाक्य को कि ये वाक्य रचना की दृष्टि से है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और इनमें से कोई नहीं। तो बात सिर्फ वाक्य कि भाई ये कौन सा वाक्य है ये समझने वाली नहीं है। बात कितनी बड़ी है कि मैं अपने कुटुंब के युवा लोगों से कहता रहता हूँ कि तुम्हें सब कुछ मिल सकता है, बस तुम्हें क्या करनी पड़ेगी, मेहनत। तो साथियों ये एक मिश्र वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये, मिश्र वाक्य का। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 21 में। अगला प्रश्न नंबर 22 देखेंगे मित्रों। इकाई उपागम के प्रवर्तक है मॉरिसन, हर्बर्ट, अरस्तु और ब्लूम। तो देखिए हर्बर्ट तो पाठ योजना के प्रतिपादक है, ब्लूम मूल्यांकन से संबंधित नाम चलता है, अरस्तु मनोविज्ञान के जनक है और मॉरिसन क्या है, इकाई उपागम के प्रवर्तक है। तो प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 देखेंगे साथियों। 23वां क्वेश्चन है मित्रों आपके। 23वां क्वेश्चन आता है, विद्यालय में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह मापन का अच्छा विकल्प है, यह परंपरागत मापन से इतर बालक के सर्वांगीण उपलब्धियों को महत्व देता है, इससे बालक की विषयगत कमजोरी को आसानी से पहचान सकते हैं और यह स्वयं छात्रों द्वारा किया जाता है। तो मित्रों CCE क्यों आवश्यक है विद्यालय में, राइट आंसर बताइए। देखिए सही विकल्प का चयन करना है, हो सकता है 2-2 विकल्प आपको
सही लग रहे हो। ये विकल्प भी सही हो सकता है, ये विकल्प भी। लेकिन साथियों यहाँ पर आपका जो दूसरा विकल्प है वो ज़्यादा बेटर है, ये सर्वांगीण उपलब्धियों को महत्व देता है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 देखेंगे, आपके 24वां क्वेश्चन आता है साथियों। 24वां क्वेश्चन है, भाषा के मूल्यांकन में कौन सा परीक्षण नितांत आवश्यक है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वर्णनात्मक परीक्षण, मौखिक परीक्षण और प्रायोगिक। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप सही दे देते हो तो वास्तव में आप टैलेंटेड हो भाई। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्या इसका आंसर तो बताया नहीं। देखिए इसका जो राइट आंसर है साथियों वो रहेगा मौखिक परीक्षण। अब मौखिक परीक्षण किस आधार पर है ये भी आप देख लीजिए कि भाषा का यहाँ पर मूल्यांकन किया जा रहा है, लैंग्वेज। अब भाषा का मतलब साथियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मौखिक रूप से आपको भाषा अभिव्यक्त करना आना चाहिए। आपके अंदर चाहे कितने ही विचार भरे पड़े हो, लेकिन आप मौखिक रूप से व्यक्त नहीं कर पाओगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि आप भाषा के बारे में कितना जानते हो। तीसरा विकल्प सही है प्रश्न 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25, भाषा शिक्षण में देखो और पढ़ो किस विधि पर आधारित है? चित्र पठन विधि, संवाद पठन विधि, नाटक पठन विधि और कविता पठन। तो देखो और पढ़ो मतलब किसको देखोगे? चित्रों को। तो चित्र पठन विधि पर ये आधारित है। प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 25 में। अगला प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। 26वां क्वेश्चन है, किस शिक्षण प्रणाली के लिए यह कहा जाता है कि यह एक आवश्यक बुराई है? व्याख्यान विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, वाचन विधि और उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बताइए प्रश्न नंबर 26 का। सोचिए मत, प्रश्न का राइट आंसर होना चाहिए साथियों। मित्रों राइट आंसर इसका आता है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि को एक आवश्यक बुराई के रूप में जाना जाता है। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 26 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 देखेंगे मित्रों। आपके 27वां क्वेश्चन आता है, प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडार में वृद्धि और भाषा ज्ञान कराना। तो मित्रों प्राथमिक स्तर की यदि बात करें तो प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, कि बालक शुद्ध उच्चारण कर सके, शुद्ध उच्चारण की क्षमता उनमें विकसित हो सके। प्रथम विकल्प आपका सही रहेगा साथियों प्रश्न नंबर 27 में। अगला प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। 28वां क्वेश्चन आता है मित्रों आपके, मापन का क्षेत्र नहीं है बुद्धि, उपलब्धि, विकास और रुचि। तो मित्रों मापन का क्षेत्र कौन सा नहीं है? राइट आंसर देना है आपको। सारा ध्यान यहाँ होना चाहिए आपका। देखिए मापन में बुद्धि भी है, बुद्धि को माप सकते हो आप, उपलब्धि को माप सकते हो, रुचि को माप सकते हो, लेकिन विकास का मापन नहीं, इसका मूल्यांकन किया जाता है। वेरी गुड, तीसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 28 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। पहले पढ़ी हुई कविता के आधार पर किसी रचना का लिया जाने वाला पाठ कहलाता है? कौशल पाठ, रस पाठ, बोध पाठ और उपयोजन पाठ। तो पहले पढ़ी हुई कविता के आधार पर किसी रचना का लिया जाने वाला जो पाठ है उसको कहते हैं उपयोजन पाठ। क्या कहते हैं? उपयोजन पाठ। चौथा विकल्प आपका सही है 29 में। और आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 30। लेकिन वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूले, क्योंकि आपका लाइक शेयर हमें मोटिवेट करता है। मित्रों आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, निम्न में से कौन सा दृश्य श्रव्य उपकरण है? रेडियो, टेलीग्राम, आकाशवाणी, दूरदर्शन। देखिए रेडियो आपके श्रव्य उपकरण है, आकाशवाणी श्रव्य उपकरण है, लेकिन जो दूरदर्शन है ये एक दृश्य श्रव्य उपकरण है। इसलिए चौथा विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 30 में। 8 से 9 बजे के बीच में जो टेस्ट आ रहा है शिक्षण विधियों का, गलती से भी मिस मत कर देना, मैं वापस कह रहा हूँ, नहीं तो बाद में पछताओगे, रोगे, वो मुझे नहीं पता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।